तो इस सेशन में हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क कैसे डिफाइन किया गया है, तो वर्क हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज़ किसी ऑब्जेक्ट पे बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो और अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो हम कहते हैं कि कुछ वर्क किया गया है उस ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू दी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सपोज़ इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कहीं और पोजीशन पे पहुंच गया, तो हमने इस सिस्टम पे कुछ वर्क किया है। और वर्क जो है यहाँ पर वो डिपेंड करता है कितना फोर्स अप्लाई करते हैं और कितना ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। तो इन जनरल अगर मुझे फॉर्मूला डिफाइन करना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वर्क दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज इस सरफेस के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑफ मास m और इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा एंगल पे हम अप्लाई करते हैं फोर्स। ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ x, लेट अस से इन x डायरेक्शन इट विल मूव, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो x डायरेक्शन में हुआ है। पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा हमारा साइन थीटा और ये अगर हम देखें तो दिस विल बी आवर f cos थीटा। मतलब फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट में विभाजन हो गया है, एक है f साइन थीटा और f cos थीटा। पर डिस्प्लेसमेंट हमारा y डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए वर्क in y direction will be 0. Why? Because f sin theta into displacement is 0. But towards x direction there is a displacement. तो displacement x direction में किसकी वजह से हुआ है, तो फोर्स के cos थीटा कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है उसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x डायरेक्शन में। इसीलिए हम वर्क को प्रिसाइसली डिफाइन करना है, तो वर्क को हम प्रिसाइसली डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो वर्क इज, यू कैन से, अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क को, इसका मतलब आपने ये देखा कि वर्क इज नाउ f cos थीटा, इन दिस सिचुएशन इट इज f cos थीटा इनटू s। अब f जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, s भी वेक्टर क्वांटिटी है, हम ये भी लिख सकते हैं इट इज f डॉट s। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पर हम देख सकते हैं इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड यू नो दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर, एंड देयरफॉर यूनिट ऑफ द वर्क इज आवर स्केलर क्वांटिटी। जो यूनिट है वर्क का वो हम लिख सकते हैं यहां पर जूल। वर्क जो है हमने डिफाइन किया है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वर्क इज अवर स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। पर वर्क कैन बी आइदर नेगेटिव, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी ए जीरो। अब पॉजिटिव वर्क कब कह सकते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो।
मतलब ये अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम कहेंगे कि द वर्क इज पॉजिटिव। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेविटेशनल डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में द वर्क विल बी पॉजिटिव। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा द वर्क इज पॉजिटिव। इवन स्प्रिंग में आप देखोगे तो जब भी आप स्प्रिंग के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को अप्लाई जो फोर्स करते हैं उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आता है तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्क। पर इस सिचुएशन में वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क नेगेटिव कब होगा? जब रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है स्प्रिंग की वजह से, वो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, तो उस केस में वर्क विल बी नेगेटिव। तो वर्क नेगेटिव के कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क नेगेटिव है। वर्क नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क विल बी नेगेटिव। जैसे दोनों के बीच में एंगल आप देखोगे तो इट इज एफ एस एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180, तो इसकी सिचुएशन में वर्क विल बी नेगेटिव। तो ऐसा कब आएगा? जब आप ऑब्जेक्ट को आगे की ओर जा रहा है, जैसे आप कार मूव हो रही है किसी स्पीड से और अचानक आपने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने से देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो ऐसी सिचुएशन में द वर्क इज नेगेटिव। थर्ड जो कंडीशन है वो है वर्क कैन बी जीरो ऑल्सो। तो ये सिचुएशन है वर्क इज पॉजिटिव। इस सिचुएशन में हमने देखा वर्क कैन बी नेगेटिव, और अब देखेंगे कि वर्क कैन बी जीरो ऑल्सो। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसी सिचुएशन में द वर्क डन विल बी जीरो। आप यहां पर देख सकते हैं कि F इंटू एस इंटू कॉस यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन इज जीरो। तो इसका भी आप एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स तो टूवर्ड्स द सेंटर लगाया है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में द वर्क डन इज जीरो। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। तो हम अब देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इट इज़ एबिलिटी टू डू सम वर्क। एनर्जी जो है, बहुत प्रकार के एनर्जी हम देख चुके हैं आगे। जैसे अगर मुझे डिफाइन करना है तो बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होती है। वैसे ही आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो इस प्रकार के बहुत सारे एनर्जीज होते हैं। तो एनर्जी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, पर इसमें से हम पढ़ेंगे यह मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे, सोलर, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एनर्जी नहीं। पर आपको एक चीज़ और यह समझना चाहिए कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज़ टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, और यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क, एंड दैट इज़ इक्वल टू जूल, और CGS यूनिट में आपको लिखना है तो इट इज़ अर्ग। तो अब देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को भी दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है उसे हम दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है
पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अवर काइनेटिक एनर्जी। पर अगर एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन जो एनर्जी पॉजेस करता है कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी जो हम देखते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। सो इट स्टार्ट्स मूविंग विथ अ पर्टिकुलर स्पीड। लेट अस से द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, तो इस ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s। s क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहां पर आप देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसीलिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो हो गया v स्क्वायर अपॉन 2s। अब ये एक्सेलरेशन क्यों आया है? क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो इसका मतलब हमने कुछ वर्क किया है। तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फोर्स जो है वहां उस जगह पे मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन हमें पता है कितना है, इट इज v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। सो यहां से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन से दैट द टोटल एनर्जी possessed by the object when it is in a motion and it is having certain velocity, let us say v. So this is the equation of kinetic energy of any object when it is in motion. तो अब हम समझते हैं वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम क्या है कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, तब जो भी टोटल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी सिस्टम पे जब भी कोई वर्क होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का वर्क हो, किसी और टोटल नंबर ऑफ वर्क जितने होते हैं, if that is due to the external force and if the total force net force is not 0, then there will be always a change in kinetic energy. So that is nothing but our work energy theorem. Work energy theorem को डिराइव इक्वेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सपोज वापस हम यही लेते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी लेट अस से u। सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। अब ये जैसे ही मोशन करेगा, अगर मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो आई है v है, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है लेट अस से s। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अब वापस हम लिख सकते हैं दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं हाफ m बाई 2 से, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। और यहां पर आप देखोगे इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास इंटू एक्सेलरेशन तो हमारा फोर्स है और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अवर वर्क। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि द टोटल वर्क इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के।
यहाँ पर ये याद रखना है, इट इज द समेशन ऑफ ऑल वर्क, जो भी टोटल नेट फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड देन दैट शुड बी इक्वल टू द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो वर्क डन है और ये काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होती है, अगर सपोज स्पीड कम होता है, तो इसका मतलब हुआ वर्क जो है वो इट इज नेगेटिव। मतलब यहां पर अगर लेट अस से v जो है, इफ v इज लेस देन u, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे द वर्क विल बी नेगेटिव। सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वर्क कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स। तो इसका मतलब यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से जो वर्क जो आ रहा है दैट इज नेगेटिव। तो अब ये समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब किस पोजीशन पे है, मतलब उसकी कंडीशन और कॉन्फ़िगरेशन से हम बता सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट समथिंग लाइक एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। जैसे हम एग्जांपल देखें कि सपोज ये फ्लोर है, फ्लोर पे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर, पोजीशन पे। अब ये फ्लोर से ये ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे मैं अगर रखता हूँ, तो ये हाइट पे रखने के लिए आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर मैंने इस हाइट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट में सर्टेन एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है। वो एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज आवर फोर्स which has to be applied to move this object from downward to upward into displacement। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h है और जो फोर्स जो हमें अप्लाई करना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, इसीलिए हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर द एनर्जी स्टोर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट इज नथिंग बट u इज इक्वल टू mgh, जहाँ पर u हम कहते हैं इट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसीलिए इसको डिफाइन किया गया था कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इसका कोई एग्जांपल अगर देखें कि सपोज आपने देखा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब वाटर को किसी हाइट से फ्लो करवाते हैं और उसे जब टरबाइन पे फॉल करवाते हैं, तो क्या होगा कि टरबाइन उसकी स्पीड के कारण, मतलब उसके हाइट के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके कारण वो टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो हमने क्या किया है कि हमने जो वाटर जो है पर्टिकुलर हाइट से फॉल करवाया, तो हमने उसकी एनर्जी जो स्टोर थी, जो है पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने कन्वर्ट कर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रोटेटिंग द टरबाइन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपने स्कूल लेवल पे बहुत बार पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप डिफाइन करना है, तो इट इज़ नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। और यू कैन से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में किस तरह से समझ सकते हैं वो हम समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लेट अस से स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है। ओरिजिनल पोजीशन लेट अस से ये है x इज इक्वल टू 0। अब इस ओरिजिनल पोजीशन से मैं इसे फोर्स अप्लाई करता हूँ और फोर्स अप्लाई करने से ये स्प्रिंग जो है डिस्प्लेस होगी अप टू लेट अस से x डिस्टेंस। जब आपने उसको स्ट्रेच किया, इलॉन्गेट किया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये डिस्प्लेस होता है तो एट x पोजीशन पे द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो एट x पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम बट द काइनेटिक एनर्जी इज 0। और हमें ये पता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब
जैसे ही मैं यहाँ से इस ब्लॉक को रिलीव करता हूँ, मतलब यहाँ से छोड़ता हूँ, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ब्लॉक जो है इट स्टार्ट्स मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में वो स्टार्ट मूविंग। अब जैसे ही यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका जो पोजीशन है एक्स जो है वो डिक्रीज होता जाता है। अगर पोजीशन डिक्रीज हुआ है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है। पर हमें यह पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से मैकेनिकल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि द काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर गेन करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो पोजिशन पे आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, बट द काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज मैक्सिमम। तो इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। पर यहां पर ये स्प्रिंग रुकने वाला नहीं है, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से और काइनेटिक एनर्जी की वजह से द स्प्रिंग विल लिटिल बिट गेट कंप्रेस्ड। तो ये कंप्रेस होके लेटर से इस पोजीशन पे आई, तो ये इस पोजीशन पे जब आएगी तब क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि ये स्प्रिंग उसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा, कंप्रेशन के अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज होते होते आप ये देखोगे कि इस पोजीशन पे जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तब पोटेंशियल एनर्जी वापस मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। वापस ये पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इट विल स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। तो एट द सेंटर अगेन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन अगर मैं एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हम देख सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू जीरो द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड एट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट x द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। और यहां पर भी आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। तो ये ग्राफ में आप देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पर इसी का उल्टा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे एट x इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और एट x डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ये ग्राफ में आप देखोगे तो ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी के से उल्टा आएगा, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पर एट एनी मोमेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर ये पोजीशन पे या था ये टाइम पे अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करूं, इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करूं या इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करूं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहेगी। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई होता है और वो ऑब्जेक्ट एक राउंड द ट्रिप कंप्लीट करेगा तो जो भी वर्क होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। या तो हम यह कह सकते हैं कि द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज सेम देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्क डन अराउंड द ट्रिप is zero, that is initial kinetic energy is equal to final kinetic energy। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका उल्टा ही है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स अप्लाई किया गया है और राउंड द ट्रिप अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है तो हम ये कहेंगे कि द वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। In that situation, that force which is applied is not a conservative force, so that is non-conservative force. So in this case, the work done round the trip will not be equal to zero. That means initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. और एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर
द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब है सपोज मुझे ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ले जाना है, एक पाथ मैंने ये फॉलो किया है और दूसरा पाथ जो है वो इस तरह से ये फॉलो किया गया है, तो आप देखेंगे कि दोनों का पाथ डिफरेंट है। ये पाथ हम बोलेंगे P1, ये पाथ है P2। तो हमें A से B पहुंचने में यहां पर जो वर्क होगा, द वर्क डन अलोंग द पाथ P1 एंड द वर्क डन अलोंग द पाथ P2, इफ इट रिमेन्स सेम देन वी से दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव। मतलब जो भी फोर्स जो अप्लाई किया है मोशन के लिए, दैट फोर्स इज नथिंग बट कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें द वर्क डन, वर्क विल डिपेंड ऑन पाथ, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें अगर आपको एक एग्जांपल लेना है तो कैसा एग्जांपल लेंगे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे ले जाना है, तो हम एक पाथ ये लेते हैं, सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे। हाइट कितना है, तो लेट अस से हाइट है h, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे से ऊपर ले जाने में, नीचे से ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh। इस सिचुएशन में इट विल बी mgh डायरेक्टली। पर अगर मैं दूसरा पाथ लेता हूं, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले इतने हाइट पे ले जाऊंगा, कितना हाइट है, लेट अस से h1। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब पाथ चेंज हुआ। अब वापस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले गया और यहां पर रख दिया। तो अब यहां पर देखते हैं कि कितना वर्क डन होगा। तो ये जो हाइट है h2, तो हम यहां कहेंगे कि तो वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इज अवर mgh1। यहां पर द टोटल वर्क डन इज 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजिशन। यहां पर आप देखोगे तो वापस देयर इज सम वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, दैट इज इक्वल टू mgh2। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन होगा mgh1 प्लस mgh2, which is nothing but mg into h1 plus h2, which is all is equal to h। तो हम यह देखेंगे कि when it is moved along this path is longer path, but the total work done is same as this path, the initial path जो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर ले गए थे directly। So the path followed along P1 and the path followed along P2 are different, but the work done is same। तो ऐसी सिचुएशन में the force which is applied, that is gravitational force which is applied over here is a conservative force। तो इसमें जो फोर्स है जो अप्लाई किया है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स जो है दैट इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके एग्जांपल होंगे स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सभी प्रकार के जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हम एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को हमें डिस्प्लेस करना है ओरिजिनल पोजीशन से। तो ये हमारा सपोज टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, फिर ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में ले गया, फिर वापस इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लाया और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में इस जो ऑब्जेक्ट जब मूव होगा तो सरफेस की वजह से उसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ऑब्जेक्ट को जब यहां से यहां तक वापस लाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा। राउंड द ट्रिप टोटल वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसी सिचुएशन में द वर्क डन विल डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज कर दिया तो वर्क डन बढ़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में द फोर्स इज
कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम यहां पर कह सकते हैं देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और एक एग्जांपल ले सकते हैं दैट इज विस्कस फोर्स, जो लिक्विड में जो फोर्स लगता है रेजिस्टिव फोर्स, लिक्विड की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो दोनों लिक्विड के लेयर्स के बीच में, दैट इज विस्कस फोर्स विच इज ऑल्सो अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।